हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासरूम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, और आज हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रल एन्यूरिज्म। एक्चुअली में सेरिब्रल एन्यूरिज्म क्या होता है? सेरिब्रल मीन्स सेरिब्रम, इट मीन्स ब्रेन के अंदर, एंड एन्यूरिज्म मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए एक आपका आर्टरी होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका आर्टरी है, और आर्टरी का कोई पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाए, वीक हो जाए, किसी भी इंफेक्शन की वजह से, किसी भी ब्लड प्रेशर की वजह से ये पर्टिकुलर पार्ट अगर वीक हो जाए, और जब इसमें प्रेशर हाई होता है, यानी ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो एक एरिया क्या हो जाता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बल्ज हो जाता है। जब पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बल्ज हो जाता है आर्टरी का पार्ट, दैट इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। तो ब्रेन के अंदर अगर इस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेन की आर्टरी के अंदर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल एन्यूरिज्म। डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं स्लाइड शेयर के थ्रू। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका नॉर्मल आर्टरी है। इस आर्टरी के अंदर क्या हुआ, ये वाला एरिया क्या हुआ, वीकनेस हो गया। इस वीकनेस की वजह से जब इस आर्टरी के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो ये वाला एरिया क्या हुआ, बल्ज हो गया। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये, सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये चेंज हो गया। तो जब आपका ब्लड सप्लाई नॉर्मली फ्लो कर रहा है, तो इस एन्यूरिज्म के अंदर भी ब्लड सप्लाई जाने लगता है, और ये इतना थिन होता है कि आने वाले टाइम में अगर प्रेशर और इंक्रीज होता है, तो ये आपका बर्स्ट होने के बाद सराउंडिंग के टिश्यू में ब्लड लीक करने लग जाता है, यानी हैमरेज का कॉज करता है ये आपके ब्रेन के अंदर, जिसे हम कहते हैं सब अरेक्नोइड हैमरेज। जैसे आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसके अंदर 1 2 3 ये इस तरीके से आपके एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन हुआ है ब्रेन के अंदर। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म, मीन्स एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन इनसाइड द ब्रेन। नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि एन्यूरिज्म को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो एन्यूरिज्म को हमने क्या बोला, देयर इज फोकल डायलेशन और बल्जिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। जैसे आप देख पा रहे हैं, ब्रेन के अंदर ये आपका आर्टरी है, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बल्जिंग हो गया एज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, और डायलेशन हो गया आपका आर्टरी का, तो इसे हम क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म। ये फॉर्मेशन स्पेशली किसकी वजह से होता है, वीकनेस की वजह से। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक हॉलो स्ट्रक्चर है, और वो पर्टिकुलर एरिया से क्या है, वीक है, और जब हम उसमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो वो एरिया क्या हो जाता है, आपका डायलेट हो जाता है, बल्ज हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। अब टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म में आपके डिफरेंट टाइप के एन्यूरिज्म आपके फॉर्मेशन होते हैं। इट मीन्स आपकी सेरिब्रल आर्टरी के अंदर, यानी ब्रेन की आर्टरी के अंदर आपके डिफरेंट टाइप के एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होंगे। फॉर एग्जांपल, नंबर वन सेकुलर एन्यूरिज्म, या इसको हम बेरी एन्यूरिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म, एंड थर्ड आपका डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म। ये आपके एन्यूरिज्म बॉडी के आउटसाइड भी हो सकते हैं, यानी ब्रेन के अनदर स्ट्रक्चर, यानी आपके हार्ट के अंदर, अयोटा के अंदर, या एब्डोमिनल अयोटा के अंदर, या थाई के अंदर, यानी अदर स्ट्रक्चर में भी आपके फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं आपका सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो जनरली आपके सेरिब्रल एन्यूरिज्म थ्री टाइप के फॉर्मेशन होते हैं। नंबर वन सेकुलर, फ्यूजिफॉर्म एंड डिसेक्टिंग। सेकुलर में क्या होता है, जैसे आपका नॉर्मली स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आपका ये जो फॉर्मेशन है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकुलर एन्यूरिज्म, जिसको हम अनदर नेम में बेरी एन्यूरिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म में क्या होता है, आपका जो आर्टरी है, वो आपका इंटायर आर्टरी कंप्लीटली क्या हो रहा है, बल्ज हो रहा है। लेकिन सेकुलर में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक वन वे डायरेक्शन में आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन फ्यूजिफॉर्म में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं गया, इंटायर आपका आर्टरी है, वो आपका बल्ज हो गया है। तो जब इंटायर आर्टरी आपका बल्ज होता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म। थर्ड होता है आपका डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म। डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म में आपने देखा होगा, नॉर्मली आपकी जो आर्टरी होती है, उसकी जो वॉल होती है, आपकी थ्री लेयर से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर एंड ट्यूनिका इंटिमा इनर लेयर। इन 3 लेयर के अंदर क्या होता है, आपका एक लेयर क्या होता है, डिसेक्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लेयर आपका सेपरेट हो गया, ये लेयर आपका सेपरेट है, और मिडिल में क्या है, एक ब्लड फिल होने की वजह से एक एक्स्ट्रा ल्यूमन फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका ट्रू ल्यूमन है, ये आपका फॉल्स ल्यूमन है। ट्रू ल्यूमन फॉल्स ल्यूमन का मतलब क्या है? ट्रू ल्यूमन का मतलब आपका जो नॉर्मल ल्यूमन है, और फॉल्स ल्यूमन जो आपका अभी फॉर्मेशन हुआ है इन द डिसेक्टिंग एनेरिज्म। तो जब आपका ब्लड यहाँ पे टीयर होने की वजह से आपके लेयर के बीच में फ्लो होने लगता है और इस लेयर जो है डिसेक्ट होने लगती है, उस कंडीशन में आपका एक अनदर ल्यूमन फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं फॉल्स ल्यूमन। तो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर आपकी आर्टरी के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिसेक्टिंग एनेरिज्म। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सैकुलर या बेरी एनेरिज्म। तो सैकुलर या बेरी एनेरिज्म जो है ये कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि ये जनरली किसकी वजह से होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन जो टाइप्स ऑफ एनेरिज्म है वो आपका कौन सा होता है, सैकुलर एनेरिज्म। जनरली ये जो 80 to 90% देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो वन साइड में आपका फॉर्मेशन होता है, लाइक अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपका वन साइड ऑफ द आर्टरी फॉर्मेशन होता है। जनरली ब्रेन के अंदर कहाँ देखने को मिलेगा, सर्कल ऑफ विलेस के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये दो एंड्रोजम आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या है, एंड्रोजम का फॉर्मेशन हुआ है बट आपका रप्चर नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है एंड्रोजम। लेकिन सेकंड इमेज में आप देख पा रहे हैं कि अगर प्रेशर कंटिन्यूअसली हाई रहा ब्रेन के अंदर, अगर हाई ब्लड प्रेशर फॉर्म हो रहा है, तो आने वाले टाइम में ये लेयर इतना थिन हो जाता है सैक का कि आने वाले टाइम में ये रप्चर हो जाता है। तो रप्चर होने की वजह से उसके बाद सराउंडिंग के टिश्यू में ये ब्लड लीक करने लग जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं सब अरकनोइड हैमरेज। जब सब अरकनोइड हैमरेज होने लगता है तो सराउंडिंग के टिश्यू में प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका हाई हो जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब हाई हो जाता है, ब्रेन के टिश्यू कंप्रेस होने लग जाते हैं, तब आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जनरली आपके जो पाए जाते हैं एंड्रोजम ब्रेन के अंदर, वो पाए जाते हैं सर्कल ऑफ विलिस के अंदर। अब सर्कल ऑफ विलिस क्या होता है? सर्कल ऑफ विलिस का मतलब क्या है, ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है तो वहां पर आर्टरीज का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है बेस ऑफ द ब्रेन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इस ब्रेन को देखिए, सबसे पहले क्या है, आपकी नेक से कैरोटिड आर्टरी आती है, ये कैरोटिड आर्टरी है, ये भी कैरोटिड आर्टरी है। ये कैरोटिड आर्टरी ब्रेन ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप के सब ब्रांचेस के अंदर डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन का इंटीरियर पार्ट है, ये ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है। ब्रेन के एंटीरियर पार्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो आपके ब्रेन के एंटीरियर पार्ट में ब्लड सप्लाई करेगा। उसके बाद आप देखिएगा मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, जो मिडिल पोर्शन ऑफ द ब्रेन में ब्लड सप्लाई करेगा। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जिसका अगेन सब डिवीजन हो जाएगा। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो आपके ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में ब्लड सप्लाई करेगा। बेसलर आर्टरी, जो आपका बेस ऑफ द ब्रेन है। एंड लास्ट आपका क्या रहता है, वर्टिब्रल आर्टरी, जो आपकी वर्टिब्रा के अंदर, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है आपके बैक साइड में, जो वर्टिब्रा है वहां पर जो ब्लड सप्लाई करेगा वो आपका करता है वर्टिब्रल आर्टरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहां पर ये जंक्शन हुआ है सभी आर्टरी का, तो ये जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है आपके ब्रेन के अंदर। तो ये जो ब्रेन के अंदर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं विलिस, सर्कल ऑफ विलिस। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, सर्कल ऑफ विलिस। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की आपकी जो आर्टरीज हैं वो सब डिवीजन होती हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपका सेकुलर एंड्रोजम का फॉर्मेशन जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द फ्यूसिफॉर्म एंड्रोजम।
फ्यूजिफॉर्म एन्युरिज्म का मतलब क्या है? आपका जो आर्टरी है वो आपका एंटायर आर्टरी क्या हो जाता है? डायलेट होता है। एक पर्टिकुलर पार्ट इसके अंदर डायलेट नहीं होगा। कंप्लीटली आर्टरी क्या है? आपका होल आर्टरी है, पर्टिकुलर एरिया से क्या हो रहा है? वीक हो रही है, और जब प्रेशर इंक्रीज होता है या आगे से ब्लड क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, तो जिस एरिया में आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो एरिया क्या हो जाता है? आर्टरी का बल्ज होता है। इसलिए जो फ्यूजिफॉर्म एन्युरिज्म है वो जनरली कब होता है? जब आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन किस कंडीशन में हो सकता है? आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाए, यानी प्लग का फॉर्मेशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाए, या कोई ब्लड क्लॉट्स आ जाए, यानी एथेरोमा फॉर्मेशन हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, या आपका एन्युरिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, या आपका आर्टरी जो है स्टीनोसिस हो गया, आगे से आर्टरी क्या हो गई आपकी? नैरो हो गई है, या कोई स्ट्रक्चर है जैसे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है, या कोई इंटायर टिश्यू जो है स्वेलिंग कर गया है जिसकी वजह से आपकी आर्टरी कंप्रेस हो रही है। तो जब कंप्रेशन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपका ब्लड सप्लाई आगे नहीं जाता है, तो इंटायर आर्टरी क्या होती है? एक पर्टिकुलर वीक एरिया से बल्ज होने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म एन्युरिज्म, जो कि लेस कॉमन होता है, यानी जनरली कम देखने को मिलता है। थर्ड आता है आपका डिसेक्टिंग एन्युरिज्म। डिसेक्टिंग एन्युरिज्म कब फॉर्मेशन होता है? जब आपकी आर्टरी के अंदर कोई टीयरिंग हो जाए, मतलब आपका कोई आर्टरी है वो आपका टीयर हो जाए, कट जाए कहीं से, तो जैसे कटेगा वहां पर आपका धीरे धीरे क्या है? उस लेयर के अंदर ब्लड जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्लड जाना शुरू होता है वहां पर ब्लड का अमाउंट बढ़ने लगता है और आपस में आर्टरी का लेयर सेपरेट होने लगता है। जैसे ही आर्टरी का लेयर सेपरेट होने लगेगा वहां पर एक एक्स्ट्रा ल्यूमन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स ल्यूमन कहते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ये आपका नॉर्मल आर्टरी है जिसके अंदर आपकी 3 लेयर है: आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर आपका एक्सटर्नल, मिडिल लेयर आपका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, एंड इनर लेयर आपका ट्यूनिका इंटिमा, और ये आपका डायमीटर। सेकेंड लेयर में आपने देखा कि यहाँ पर ब्लड लीक करने लग गया, ब्लड टीयर की वजह से यहाँ पर ब्लड आने लग गया, और धीरे धीरे ये क्या हुआ? ये लेयर जो है सेपरेट होने लग गया। ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया क्या हो रहे हैं? आपस में सेपरेट होने लग गए हैं। सेपरेट होने की वजह से यहाँ पे ब्लड का अमाउंट बढ़ने लग गया, और लास्ट में आपने देखा कि ये फॉल्स ल्यूमन इसने फॉर्मेशन कर लिया। तो फॉल्स ल्यूमन फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर आपका ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड सप्लाई फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो इस टाइप का ल्यूमन अगर फॉर्मेशन होता है, फॉल्स ल्यूमन फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेक्टिंग एन्युरिज्म। जनरली ये कब देखने को मिलेगा? अगर किसी पेशेंट को ट्रॉमा हो जाए, या कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर हो जाए, या फिर इस्कीमिया कॉज करता है, यानी आने वाले टाइम में इस्कीमिया कॉज करेगा। फर्दर जो आपके टिश्यू रहेंगे वो आपकी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से रिसीव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपके 3 टाइप के एन्युरिज्म होते हैं। नंबर 1 सेकुलर, जो आपके जनरली देखने को मिलता है। सेकंड है द फ्यूजिफॉर्म, जो आपका लेस कॉमन होता है। एंड थर्ड आपका डिसेक्टिंग एन्युरिज्म, जो जनरली आपको ट्रॉमा की कंडीशन में और कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर की कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉजेज के बारे में, कि जनरली ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रल एन्युरिज्म है, वो जनरली उसके कॉज क्या है, यानी क्या क्या कंडीशन में आपका ये फॉर्मेशन होता है। नंबर 1 cause is the weakness in the arterial wall. Already discussed that due to the weakness of the particular part of the artery, it leads to the damage or enlarge or dilate in a particular part. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आर्टरी है यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हुआ, और प्रेशर इंक्रीज की वजह से ये क्या हुआ? डायलेट हो गया। तो फर्स्ट कॉज आपका क्या है? वीकनेस। सेकंड आपका कॉज क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाइपरटेंशन। कोई पेशेंट है जिसके अंदर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा प्रेशर हाई रहता है, लेकिन उसका बॉडी क्या है? वीकनेस है। उसकी आर्टरीज क्या है? वीक है। किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से हो सकती है, किसी भी इंफेक्शन की वजह से हो सकती है, या फ्यूचर में कोई आर्टरी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर रहा है उसकी वजह से हो सकती है, या कोई डायरेक्ट इंजरी हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से हो सकती है, या प्रीवियस कोई हिस्ट्री रहा है जिसकी वजह से उसकी आर्टरी क्या है? वीकनेस है। जैसे ही ऐसे पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है,
तो जो आर्टरी का पार्ट वीक है वहां से वो क्या होता है आपका डायलेट होने लग जाता है, और पर्टिकुलर पार्ट अगर वीक है तो वहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर यानी वन वे डायरेक्शन में आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने लगेगा, जिसको हम सैकुलर एन्युरिज्म के नाम से जानते हैं। अगर आपका आर्टरी का इंटायर पार्ट अगर वीकनेस है तो वहां पर आपको फ्यूजिफॉर्म एन्युरिज्म देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई असॉल्ट इंजरी है या एक्सीडेंट है या ट्रॉमा है, उसकी वजह से अगर कोई एन्युरिज्म फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर आपको डिसेक्टिंग एन्युरिज्म देखने को मिलेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एन्युरिज्म फॉर्मेशन क्या होता है, तो उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये आपका ब्लड प्रेशर है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो आर्टरियल वॉल पे प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है। आर्टरी वॉल पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपकी आर्टरी जो है डायलेट होने लग जाती है। डायलेट होने की वजह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पार्ट आपका क्या है, वीक है। तो आने वाले टाइम में यही एरिया क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। और अगर प्रेशर हाई है तो एनलार्ज के साथ साथ क्या हो जाता है, वो एरिया आपका रप्चर हो जाता है, यानी आपका रप्चर एन्युरिज्म में चेंज हो जाता है। थर्ड कॉज है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज। आर्टरीज की जो लेयर है उसके अंदर क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन की वजह से जो आर्टरी का जो ल्यूमन है उसका साइज क्या होने लग जाता है, नैरो होने लग जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो है और इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो गया। जो लोग बहुत ज्यादा फैटी डाइट लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन करते हैं, एलडीएल लेते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर लीवर से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन ज्यादा होता है और उनकी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है। जब डिपॉजिट होता है तो उनकी आर्टरी जो है नैरो होने लग जाती है और नैरो की वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाता है। जब ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, आपका एंटायर आर्टरी उस पर्टिकुलर एरिया से एनलार्ज होने लग जाएगा, डायलेट होने लग जाएगा। और कौन से टाइप का आपका एन्युरिज्म फॉर्मेशन करेगा, फ्यूजिफॉर्म एन्युरिज्म। नेक्स्ट है आपका ट्रॉमा एंड हेड इंजरी। किसी पेशेंट को मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपकी जो आर्टरियल वॉल है, आपकी जो सेरिब्रल की आर्टरियल वॉल है वो क्या हो जाती है, टीयर हो जाती है। टीयर की वजह से वहां पर आर्टरी के वॉल के अंदर, आर्टरी की लेयर के अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया के मिडिल में क्या हो जाता है, ब्लड लीक होने लग जाता है। ब्लड लीक की वजह से जैसे जैसे ब्लड आपका कलेक्ट होता जाएगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया आपस में सेपरेट होने लग जाती है और वहां पर ब्लड फिल होने लग जाता है। एक एक्स्ट्रा ल्यूमन का फॉर्मेशन होने लग जाता है जिसे हम फॉल्स ल्यूमन कहते हैं। और इस टाइप के एन्युरिज्म को हम डिसेक्टिंग एन्युरिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये कंडीशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो गया और इस तरीके से आपका बल्जिंग हो रहा है इंटायर द ट्रू ल्यूमन के अंदर, तो इसे हम कहते हैं डिसेक्टिंग एन्युरिज्म। नेक्स्ट कॉज है आपका स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूजेस। यानी आर्टरी वॉल को किस तरीके से वीकनेस किया जाए, तो स्मोकिंग की वजह से आपका आर्टरी वॉल वीक होती है, सब्सटेंस अब्यूज की वजह से आपका आर्टरी वॉल वीक होती है, इन्फेक्शन की वजह से आपका आर्टरी वॉल वीक होती है, सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से होती है, कैंसर्स की वजह से आपका आर्टरी वॉल वीक होती है, लो न्यूट्रिशनल इनटेक की वजह से भी आपका आर्टरी वॉल वीक होती है। तो ये सारे कॉज क्या करते हैं, आपके वीकनेस की वजह से जैसे ही आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा वहां से आपका सेकुलर एन्युरिज्म देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स, यानी क्या क्या कंडीशन है जिनकी वजह से आपके चांसेस हैं टू फॉर्मेशन ऑफ द एन्युरिज्म। First is the non-modifiable non-modifiable factors and next is the modifiable factors. Modifiable non-modifiable में डिफरेंट क्या है? नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स का मतलब है जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम मैनेज नहीं कर सकते, उनके साथ आपको सफर करना ही होगा। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर का मतलब क्या है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। तो नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में क्या क्या आते हैं, एज ओवर 40 ईयर्स। कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है जिसका एज जो है 40 ईयर्स हो गया है या मोर देन 40 ईयर्स हो गया है, तो इसको हम वापस 38 में नहीं ला सकते, वापस हम 28 ईयर्स में नहीं ला सकते, वापस इसको हम यंग एज नहीं बना सकते।
दैट इज द नॉन मॉडिफिएबल। यानी अगर 40 ईयर्स हो गया है तो 40 से अबव ही एज आएगा, इस एज को हम कम एज में नहीं कर सकते। तो ये हमारा फैक्टर कौन सा है? नॉन मॉडिफिएबल, यानी इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब ओवर एज 40 ईयर्स की वजह से आपका एंड्रोजन फॉर्मेशन क्यों होता है? बिकॉज जैसे जैसे आपका एज फॉर्मेशन होता है, आपकी आर्टरीज, आपकी मसल्स, आपकी स्किन, आपकी पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम, ये सब क्या होने लग जाता है? वीक होने लग जाता है। ओल्ड एज में आर्टरी इतना वीक है और ओल्ड एज में आपने ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दिया, सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी आपका क्या होता है, जो आपका मसल्स है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द एट्रोफी। तो उस कंडीशन में क्या होता है? एंड्रोजन का फॉर्मेशन इजिली हो जाता है। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है, जो आपके ओल्ड एज होते हैं उनको ज्यादा चांसेस है जो फॉर्मेशन ऑफ द एंड्रोजन। सेकंड फैक्टर है आपका जेंडर। जेंडर के अंदर देखा जाए तो वुमेन्स के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं एंड्रोजन के कंपेयर देन द मैन, बिकॉज आफ्टर द मीनोपॉज, जैसे आपका 40-50 फीमेल का एज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टॉप्स हो जाती हैं। जैसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स होती है, उस केसेस में आपके डिफरेंट टाइप के हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल के अंदर। तो जब डिफरेंट टाइप के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आपकी फीमेल के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं टू फॉर्मेशन ऑफ द एन्युरिज्म कंपेयर देन द मेन। नेक्स्ट इज द फैमिली हिस्ट्री। किसी की फैमिली हिस्ट्री के अंदर ही आपका एन्युरिज्म है, तो ये कंडीशन आपका मैक्सिमम कॉज कर सकता है उनकी जनरेशन के अंदर। एंड नेक्स्ट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। किसी के जीन की प्रॉब्लम है, जेनेटिक ही डिसऑर्डर है उनका, तो उसकी वजह से भी आपके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और उनको एंड्रोजन का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको हम मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन। किसी पेशेंट का, किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर का मेडिसिन दे करके ब्लड प्रेशर को लो कर सकते हैं। साल्ट इंटेक जो दे रहे हैं उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लो साल्ट डाइट दे सकते हैं और उस पेशेंट का क्या कर सकते हैं? बीपी लो कर सकते हैं। स्मोकिंग, अगर कोई पेशेंट है, पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको हम क्विट करा सकते हैं, स्मोकिंग स्टॉप करा सकते हैं। ड्रग एब्यूज कर रहा है, ड्रग एब्यूज को हम स्टॉप करा सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस किसकी वजह से फॉर्मेशन हो रहा है? ड्यू टू द हाई इंटेक ऑफ द फैटी डाइट। तो उस फैटी डाइट के इंटेक को हम क्या करा सकते हैं? स्टॉप करा सकते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो ले रहा है उसको हम स्टॉप करा सकते हैं, तो इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। हेड ट्रॉमा, एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? आप टू व्हीलर से जा रहे हैं, हेलमेट लगा सकते हैं। फोर व्हीलर से जा रहे हैं, सीट बेल्ट लगा सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं। हाई स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, हाई स्पीड से आप लो स्पीड में आप ट्रेवल कर सकते हैं, तो इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से जो एन्युरिज्म फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड माइकोटिक एन्युरिज्म। माइकोटिक एन्युरिज्म जनरली आपका कार्डियक के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है और आपके अयोटा के अंदर ये जनरली देखने को मिलता है ड्यू टू द इन्फेक्शन, दैट इज माइकोटिक एन्युरिज्म। ओबेसिटी एंड पुअर डाइट की वजह से, जैसे पेशेंट को ओबेसिटी है या पुअर डाइट है, तो पुअर डाइट आपका क्या करेगा? आर्टेरियल वॉल को वीक करेगा। एंड ओबेसिटी, जितना ज्यादा ओबेसिटी इंक्रीज होगा, उतना ही आपका हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आपका डायबिटीज, ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी कंडीशन क्या करती हैं? आपकी बॉडी के अंदर आपकी आर्टेरियल वॉल्स को क्या करती हैं? वीक करती हैं। जैसे ही आपकी आर्टेरियल वॉल वीक होगा, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, आपका एन्युरिज्म फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी, यानी आपका एंडोजर्म फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या है? ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स। इटोलॉजिकल फैक्टर्स आपके क्या है? अभी हमने डिस्कशन किया, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, वीकनेस ऑफ द आर्टेरियल वॉल है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये सब की वजह से क्या होगा? वीकनेस इन द आर्टेरियल वॉल। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये आपका नॉर्मल आर्टरी है और यहाँ पर क्या हो रहा है? हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? आपका आर्टेरियल वॉल डायलेट होने लगेगा। जैसे आर्टेरियल वॉल डायलेट होगा, जितना आपका इलास्टिसिटी है,
आर्टरियल वॉल का, उतना ये क्या होगा, डायलेट होगा। लेकिन जब डायलेशन हो रहा है उसी टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया अगर वीक है, तो वो एरिया क्या होगा आपका, वहां से बल्ज होने लग जाएगा। अगर मान लीजिए आर्टरी का वन साइड एरिया वीक है, तो वहां पर आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी सैकुलर एंड्रोजम फॉर्मेशन हो जाएगा। इंटायर एरिया आपका वीक है, स्पेशली जहां पर आर्टरी का बेंड होता है, वहां पर ये सैकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और स्ट्रेट आर्टरीज अगर होती है और आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पर आपको फ्यूजिफॉर्म एंड्रोजम देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, प्रोग्रेसिव डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उसकी वजह से क्या होगा, आर्टरी वॉल वीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और वेसल्स आपकी डायलेट हो जाएंगी। अगर इसको मैनेज नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में जो एन्युरिज्म का फॉर्मेशन हुआ है जो कि अनरप्चर्ड है, ये आपका रप्चर्ड में चेंज हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एन्युरिज्म कौन से टाइप के हो सकते हैं, जनरली सेकुलर एंड फ्यूसिफॉर्म देखने को मिल सकते हैं। इंक्रीज वॉल टेंशन एंड थिनिंग ऑफ एन्युरिज्म वॉल। जैसे मान लीजिए आपका एन्युरिज्म इस तरीके से डायलेट हुआ, तो ये जो लेयर है ये क्या होगा, बहुत थिन लेयर रहेगा। एन्युरिज्म वॉल जो है बहुत महीन थिन रहेगा। इसकी वजह से आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर वन कंडीशन क्या हो सकती है कि एन्युरिज्म रिमेन स्टेबल। आपका एन्युरिज्म फॉर्मेशन हुआ है बट आपका रप्चर नहीं हुआ है, तो ये आपका एन्युरिज्म वहां पर ऐसे बना रहेगा। आपने ब्लड प्रेशर मैनेज कर लिया लेकिन एन्युरिज्म आपका वहीं पर फॉर्मेशन हो गया, प्रॉब्लम नहीं है, रप्चर नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, असिम्टोमेटिक रहेगा। यानी आपकी बॉडी के अंदर ये कोई भी साइनस सिम्टम जनरली शो नहीं करेगा जब तक ये इंटायर स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। सेकंड क्या हो सकता है, ग्रोथ एंड कंप्रेशन ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर। सेरिब्रम के अंदर इस एंड्रोजन ने क्या किया, ग्रोथ किया। ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ तो एक स्मॉल साइज का एंड्रोजन फॉर्मेशन हुआ, तब उसने असिम्टोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर आपने मैनेज नहीं किया, तो इस साइकुलर का साइज क्या हो गया, साइज जो है बढ़ने लग गया, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। जैसे ही आपका एन्युरिज्म का ग्रोथ हो रहा है, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर क्या है आपका, ब्रेन टिश्यूज। ब्रेन टिश्यू के अंदर ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, यानी कंप्रेशन ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। जो सराउंडिंग के स्ट्रक्चर है ब्रेन के अंदर, वहां पे ये क्या करेगा, कंप्रेशन करने लग जाएगा। जैसे कंप्रेशन करेगा तो आपके सेरिब्रम के जो फंक्शन है वो आपके एबनॉर्मल होने लग जाएंगे और वहां पर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका एंड्रोजम रप्चर हो सकता है। रप्चर होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सबअर्कुनोइड हेमरेज। हेमरेज की वजह से क्या होगा, हेमाटोमा फॉर्मेशन होने लग जाएगा। हेमाटोमा फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, वहां पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा और जो सराउंडिंग टिश्यू है यानी ब्रेन के जो टिश्यू है सेरिब्रम है, वो आपका कंप्रेस होने लग जाएगा। कंप्रेस होगा और ब्रेन का जो पार्ट कंप्रेस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पैथोफिजियोलॉजी होता है कि एक एन्युरिज्म फॉर्मेशन होता है, तो अगर अनरप्चर है तो असिम्टोमेटिक रहेगा, कोई भी सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर जनरली स्मॉल साइज का एन्युरिज्म फॉर्मेशन हुआ है, अगर यही एन्युरिज्म आपका लार्ज साइज में चेंज होता है तो डिफरेंट टाइप के आपके सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, दो टाइप की आपकी कंडीशंस रहेगा। पहला कंडीशन, एन्युरिज्म का फॉर्मेशन हुआ है बट रप्चर नहीं हुआ है। सेकंड कंडीशन, एन्युरिज्म का फॉर्मेशन हुआ बट रप्चर हो गया। तो पहले हम सिम्टम देखते हैं जब आपका एन्युरिज्म अनरप्चर्ड है, मतलब रप्चर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जैसे आपके सेरिब्रम के अंदर एन्युरिज्म है और ये ब्लीडिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि अनरप्चर्ड है। तो उस केस में क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल हेडेक, पर्सिस्टेंट हेडेक लोकलाइज एरिया में, ब्लड और डबल विजन, pain above or behind the eyes, dilated pupil, drooping eyelid, facial numbness or weakness, difficulty with the balance and coordination, and seizures in the rare cases. अब ये सिम्टम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हेडेक,
जैसे ही आपके एंड्रोजम का फॉर्मेशन हुआ, इसने क्या किया, सराउंडिंग के टिश्यूज को थोड़ा सा कंप्रेस किया। जैसे कंप्रेस किया तो आपको थोड़ा सा हेडक फील होने लग गया। सेकंड क्या होगा, ब्लड और डबल विजन। जैसे आप पेशेंट हैं तो आपको सामने वाला कैसे नजर आएगा, इस तरीके से नजर आएगा, जैसे 4 फिंगर दिखा रहे हैं तो आपको 8 फिंगर नजर आने लग जाएंगी। आपके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है, वो आपको इस तरीके से लगेगा कि वो डबल विजन है, डबल विजुअलाइजेशन आपको होगा। ये क्यों होता है? जैसे आपके सेरिब्रम के अंदर जो विजन वाला पार्ट है, वो आपका क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनिज्म। तो एनिज्म की कंडीशन में जब कंप्रेस होता है तो वहां पर आपके जो ऑप्टिक नर्व के जो सिग्नल जा रहे हैं उनमें क्या होने लग जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाता है। ऑप्शन की वजह से आपको ब्लड विजन और डबल विजन देखने को मिलता है। पेन एबव और बिहाइंड द आईज। पेन आपका आईज के बिहाइंड में या आईज के ऊपर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका ये जो एंड्रोजम का फॉर्मेशन हुआ है, जिस एरिया में आपका फॉर्मेशन होगा उसी एरिया के जनरली साइनस सिम्टम देखने को मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर कॉमन साइनस सिम्टम डिस्कशन कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के एरिया में अगर फॉर्मेशन होगा एंड्रोजम का तो कौन कौन से जनरली सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका डायलेटेड पीपल। ये आपका नॉर्मल पीपल है। पीपल आप जो देख पा रहे हैं आइस के अंदर, ये जो ब्लैक पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका आइरिस है। आइरिस के अंदर ये जो स्पेस दिख रहा है ये आपका पीपल का साइज है। तो ये आपका नॉर्मल पीपल है। कंडीशन में क्या होगा, यानी एनिज्म के अंदर क्या होगा, डायलेटेड पीपल फॉर्मेशन हो जाएगा। डायलेटेड पीपल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका नॉर्मल ब्लैक साइज है, स्मॉल, और यहाँ पर ये पीपल का साइज क्या हो गया, डायलेट हो गया। थर्ड कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है एनिसोकोरिया। एनिसोकोरिया में क्या होता है, आपके पीपल का डायलेशन तो होता है लेकिन सिंक्रोनाइज नहीं होता है। दोनों आइज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायलेशन होता है। एक के अंदर साइज ज्यादा होगा तो एक के अंदर साइज कम होगा, यानी किसी एक आइज के अंदर आपको डायलेटेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका नॉर्मल डायलेटेशन है, नॉर्मल आई पीपल है, यहाँ पे अभी आपको नॉर्मल नजर आ रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड की आईज में पीपल का डायलेटेशन हो रहा है। तो जब आपकी वन साइड की आईज के अंदर डायलेटेशन हो रहा है और वन साइड का आई का प्यूपिल क्या है, नॉर्मल है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनिसोकोरिया। नेक्स्ट द ड्रूपिंग आईलिड। ड्रूपिंग आईलिड का मतलब क्या होता है, जो आपकी आईलिड होती है, जैसे आपका ये लोअर आईलिड है या अपर आईलिड है, ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। ड्रूपिंग में क्या होता है, ये जो आपका अपर आईलिड है ये नीचे की साइड जो है ड्रूप हो जाता है, नीचे की साइड चला जाता है, और इसको आप ऊपर भी नहीं कर सकते। नॉर्मली ये क्या होता है, मसल्स की वीकनेस की वजह से आपका आईलिड नीचे की ओर आ जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टोसिस। टोसिस कंडीशन बोलते हैं ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। नेक्स्ट इज द फेशियल नंबनेस एंड वीकनेस। फेशियल के अंदर नंबनेस आ जाएगा, आपका जो सेंसेशन है वो आपको फील नहीं होगा, और मसल्स भी आपकी फेशियल की क्या हो जाएंगी, वीकनेस हो जाएंगी। यानी आपका ब्रेन का जो पार्ट आपका डिस्टर्ब होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर आपका बैलेंस पार्ट डिस्टर्ब हो जाए ब्रेन के अंदर तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफिकल्टी इन द मेंटेनिंग द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। आप जा रहे हैं, आपको वर्टिगो सेंसेशन आ रहा है, आप नॉर्मल चल नहीं पा रहे हैं, अचानक आपको चक्कर आके कहीं भी आप गिर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन कब देखने को मिलेगा, जब आपका सेरिब्रम का जो कोऑर्डिनेशन पार्ट होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाए। सीजस, इन रेयर केसेस में क्या होगा, सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बल्क लाइक बल्क शेप में एक साथ क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है, न्यूरोट्रांसमीटर आपकी एक साथ जब सर्कुलेट होंगे आपकी बॉडी के अंदर बल्क रूप में, तो क्या होंगे, आपके सीजस के सिम्टम, फिट्स के सिम्टम, कन्वर्जन के सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम हम डिस्कशन करेंगे अगर आपके एन्युरिज्म रप्चर हो जाए। अभी जो हमने डिस्कशन किया था, जब आपका एन्युरिज्म फॉर्मेशन हुआ है बट आपका रप्चर
नहीं हुआ है। अगर रप्चर हो जाए तो क्या होगा? सब अरकनॉइड हेमरेज, यानी जो अरकनॉइड स्पेस है, सब अरकनॉइड स्पेस है, वहां पर आपका ब्लीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंसिटिव टू लाइट, जिसे फोटोफोबिया कहते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वीकनेस और पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी एंड डिफिकल्टी स्पीकिंग और कंफ्यूजन। सब अरकनॉइड हेमरेज में क्या है? ये आपका एरिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अरकनॉइड मैटर है। 3 लेयर होते हैं आपकी। सबसे पहले क्या होता है? ड्यूरा मैटर, देन आपका अरकनॉइड मैटर एंड लास्ट लेयर आपका पाया मैटर। तो तीनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। उस मेनिंजिस के अंदर जो सब अरकनॉइड स्पेस है, वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी टू लाइट, जिसे हम बोलते हैं फोटोफोबिया। जैसे आप नॉर्मली एनवायरनमेंट में रहते हैं, कोई आपकी आईज में प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मली रूम लाइट में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी आइज के अंदर सेंसिटिविटी है, तो आप रूम की लाइट को जैसे ही ऑन करोगे, आप अपनी आइज को क्लोज कर लोगे। यानी वो लाइट भी आप इतना सेंसिटिव होती है कि उस लाइट के अंदर आप अपनी आइज को ओपन नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फोटोफोबिया। तो आप क्या करोगे? जैसे अगर लाइट कहीं भी आती है, आप अपने हाथों को आंखों के सामने ऐसे लगाकर मूवमेंट करते हैं। दैट इज द सेंसिटिविटी टू लाइट, मीन्स फोटोफोबिया। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे आपके ब्रेन के टिश्यूज के अंदर ब्लड सप्लाई लीक होने की वजह से क्या हो रहा है? प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा आपके ब्रेन के टिश्यू में, और आपका कंडीशन क्या होगा? कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए आपका पैरालिसिस हो रहा है, कोई ब्रेन का जो हेमिस्फीयर है वो कंप्लीटली डैमेज हो रहा है, या स्ट्रोक हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से आपका कोई भी एरिया आपके बॉडी का पैरालिसिस हो सकता है। अगर वन साइड ऑफ द बॉडी अगर पैरालिसिस होता है, जिसको हम बोलते हैं हेमी पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट साइड ऑफ द बॉडी क्या हो गया? आपका पैरालिसिस हो गया। तो आपके ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा? लेफ्ट साइड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन क्या कंट्रोल करता है? बॉडी का राइट साइड कंट्रोल करता है, और ब्रेन का राइट साइड बॉडी का लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। यानी वाइस वर्सा होते हैं, अपोजिट ये बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका ब्रेन का लेफ्ट साइड जो है डैमेज हुआ है, और उसके सिम्टम कहाँ देखने को मिल रहे हैं? राइट साइड, राइट साइड का पैरालिसिस हुआ है, और हाफ ऑफ द बॉडी हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं हेमीप्लीजिया। नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड कंफ्यूजन, बिकॉज सेरिब्रम का जो एरिया आपका डिस्टर्ब होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अभी हमने डिस्कशन कर लिया कि रप्चर हो जाएगा तो क्या सिम्टम्स होंगे, अनरप्चर्ड रहेगा तो क्या सिम्टम्स होंगे, लेकिन इनको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए कि आपका एंड्रोजन फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कौन से टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ेगा। उसके अंदर जनरली हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे पेशेंट आएगा, हिस्ट्री ले लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लीजिए, देन सीटी स्कैन, एमआरआई, सेरिब्रल एंजियोग्राफी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ एनालिसिस, एंड इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी यानी ईईजी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या करते हैं? नॉर्मली पेशेंट को सीटी स्कैन कराते हैं, और पेशेंट को सीटी स्कैन मशीन के अंदर पूरे हेड का आप क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। अगर इसके अंदर क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं होता है, तो हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई के अंदर आपका डिफरेंट टाइप के एमआरआई आ रहे हैं, 3D एमआरआई भी आता है, जिसके अंदर आप हर डायरेक्शन से आप पेशेंट के हेड को, पेशेंट की आर्टरीज को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। उस विजुअलाइजेशन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट का कौन से टाइप का एमरिज्म हुआ है, या ब्रेन के अंदर क्या कंडीशन है, कौन से टाइप का हेमरेज हो रहा है। ये सारी चीजें हम एमआरआई के अंदर क्लियरली विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेरिब्रल एंजियोग्राफी। जिस तरीके से आपने कार्डिक में देखा होगा, कोरोनरी एंजियोग्राफी, जब आपके कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो हम एक डाई इंजेक्ट करके और एक ग्राफ लेते हैं, जिसे हम कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, और उसके अंदर जहां पे ब्लॉकेज होती है, वहां पर आपका डाई या कलर वहां पर सर्कुलेट नहीं होता है। सेम टाइप से आपके ब्रेन की आर्टरीज के अंदर भी हम सेम टाइप का आपका एक ग्राफी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रल एंजियोग्राफी। इसके अंदर भी क्या होगा? जैसे डाई इंजेक्ट करोगे,
तो ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, ये आपका डाई जो है सर्कुलेट हो गया है ब्लड के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो डाई है, एक आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। इसका मतलब क्या है, आपका डाई यहाँ पे भी सर्कुलेट हुआ है। मतलब ये स्ट्रक्चर जनरली नॉर्मल ब्रेन के अंदर नहीं होता है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ब्लड आपकी नॉर्मल आर्टरी से एनेरिज्म के अंदर भी फ्लो हो रहा है, जब ये डाई क्या है इस एनेरिज्म के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये आपका इन्वेस्टिगेशन सेरिब्रल एंजियोग्राफी होता है, जिसके अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर कौन से टाइप का एनेरिज्म फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस यानी सीएसएफ एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर ब्लीडिंग तो नहीं है, या कोई इंफेक्शन तो नहीं है, या आपकी सीएसएफ के अंदर कोई ब्लड सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है। जब ब्लीडिंग होता है तो आपकी सीएसएफ के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। ईजी स्कैन, आपके ब्रेन के अंदर जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो किस तरीके से आपके सर्कुलेट हो रहे हैं, किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं। जिस तरीके से आपके हार्ट के अंदर आपने देखा होगा, हम ईसीजी कराते हैं कि किस तरीके से आपका हार्ट का कंडक्शन सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट हो रहा है। सेम टाइप का आपका ब्रेन के अंदर किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर आपके सर्कुलेट हो रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हेड के ऊपर आपके डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और डिवाइस से कनेक्ट करके और ये ग्राफ निकालते हैं। तो इसमें आपको फाइंड आउट होता है कि आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर किस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट, किस तरीके से हम इसको मैनेज करें। डिफरेंट टाइप के आपके मैनेजमेंट रहेंगे। अगर अनरप्चर्ड एन्युरिज्म है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। अगर रप्चर हो गया है तो उसको हम कैसे मैनेज करें। जनरली अगर अनरप्चर होता है तो उसके अंदर असिम्टोमेटिक देखने को मिलता है, यानी सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। माइल्ड पेन आपको देखने को मिल सकता है इन केस अगर आपका कुछ अमाउंट ऑफ टिश्यू कंप्रेशन हो रहा है। लेकिन अगर टिश्यू कंप्रेशन भी नहीं हो रहा है, बहुत ही स्मॉल बल्ज हुआ है, तो जनरली ऐसा पर्सन जो है चलता रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर साइज बढ़ता है तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है और डिफरेंट टाइप के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं अनरप्चर्ड एन्युरिज्म मैनेजमेंट। रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिएगा, क्योंकि अगर इसका आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, स्मॉल साइज है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग से क्या होगा, सीटी स्कैन एमआरआई कंटिन्यू कराने से क्या होगा, इसका ग्रोथ चेक करना है कि आपका जो एन्युरिज्म है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं ये रप्चर में तो चेंज नहीं हो गया है। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आपका मैंडेटरी है ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए जिसको एंजियोग्राम का फॉर्मेशन हुआ है और वो अनरप्चर्ड है, ऐसे पर्सन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होने देना है, क्योंकि जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जो एंजियोग्राम का फॉर्मेशन हुआ था उसका ग्रोथ होगा और हो सकता है वो रप्चर हो जाए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एंजियोग्राम का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, तो उसको मैनेज कीजिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आप कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, उसको मैनेज कीजिए। स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग एब्यूज है, ये सारी एक्टिविटीज को आप क्विट कर दीजिए। मेडिकेशंस आप ले सकते हैं, मेडिकेशन से आप ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। एंड सर्जरी, अनरप्चर एंजियोग्राम के अंदर क्या क्या सर्जरी करते हैं, एंडोवास्कुलर कॉइलिंग, एंडोवास्कुलर स्टेंट जिसे हम फ्लो डाइवर्जन भी बोलते हैं, एंड थर्ड आपका सर्जिकल क्लीपिंग। एंडोवास्कुलर कॉइलिंग में क्या होता है, प्लेटिनम का कॉइल्स जहां पर एन्युरिज्म फॉर्मेशन हुआ है उस पूरे एन्युरिज्म के अंदर प्लेटिनम का कॉइल वहां पर कलेक्ट करके रख देते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपका इसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा, प्लस आपका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या करते हैं, एंडोवास्कुलर स्टेंट। जिस तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होने के बाद आप एंजियोप्लास्टी करते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टंट एंजियोप्लास्टी करते हैं, सेम टाइप का जो स्टंट एंजियोप्लास्टी है वैसे आपका सेरिब्रम के अंदर एंडोवेस्कुलर स्टेंट करेंगे। यानी ये एरिया जो बल्ज हुआ है
और नॉर्मल जो आपकी आर्टरी है वहां पर एक स्टेंट डाल देते हैं। इससे क्या होगा, एन्यूरिज्म के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता है। एंड थर्ड इज द सर्जिकल क्लिपिंग। जो भी एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, जहां से उसका ओपनिंग हुआ है मेन आर्टरी से, वहां पर आप क्लिपिंग कर देते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग सीटी स्कैन। अभी हमने डिस्कशन कर लिया, रेगुलर सीटी स्कैन और एमआरआई कराने हैं। इससे क्या होगा, आपका जो आपका ग्रोथ है, जो आपका स्टेटस है आपका एन्यूरिज्म का, वो हमें फाइंड आउट होता रहेगा। तो एवरी 6 to 12 मंथ के अंदर आपको चेक करा लेना है। ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, आपको मेडिसिन ले सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन ले सकते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी एसीई इनहिबिटर्स ले सकते हैं टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा तो इससे क्या होगा, आपका जो एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन हुआ है वो आपका रप्चर नहीं होगा। थर्ड आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जो अभी हमने डिस्कशन किया था। स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग क्विट कर दीजिए, अल्कोहल कैफीन ले रहे हैं लिमिट कर दीजिए, अदरवाइज क्विट कर दीजिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट लीजिए, लो इन सोडियम डाइट, हाई इन फ्रूट डाइट, वेजिटेबल ग्रीन लीफी वेजिटेबल लीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेनियस एक्टिविटी को अवॉइड कीजिए। जो आप हाई एक्टिविटी करोगे तो ब्लड बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रेशर और स्ट्रेस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका जो अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म है वो आपका रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशन मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशन के लिए, मान लीजिए आपको हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप एसिटामाइनोफेन हेडेक के लिए ले सकते हैं। लेकिन एनएसएआईडी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि एनएसएआईडी से क्या हो जाता है, आपका रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाता है। स्टूल सॉफ्टनर होना चाहिए। अगर स्टूल सॉफ्टनर नहीं होगा तो आप क्या करते हैं, स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हैं कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, हार्ड स्टूल को पास करने के लिए। तो जितना आप स्ट्रेनियस एक्टिविटी करोगे, आपके बॉडी के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, और उससे आपका जो एन्यूरिज्म है वो आपका एनलार्ज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए आप स्टैटिन ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन जो लीवर के द्वारा हो रहा है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। तो आप मेडिकेशन के थ्रू ये कंडीशंस मैनेज कर सकते हैं। सर्जरी के लिए आपको क्या करना है, एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग, फ्लो डाइवर्जन एंड स्टेंट क्लिपिंग। एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ये इमेज देखें। ये आपका आर्टरी है, और आर्टरी के अंदर यहाँ पर ये क्या हुआ है, सेकुलर एंड्रोजम का फॉर्मेशन हुआ है। अब सेकुलर एंड्रोजम के अंदर हम क्या करेंगे, आपके रेडियल आर्टरी आर्म से या फीमोरल आर्टरी थाई से एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे। जैसे आप एंजियोग्राफी करते हैं, वैसे ही आपको ये कैथेटर आपको इंसर्ट करना है थ्रू द आर्टरी बाय द रेडियल और बाय द फीमोरल। उसके बाद इस आर्टरी को कैथेटर को कहाँ तक ले जाना है, जहां पर आपका एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद इस कैथेटर के अंदर ये जो वायर है, जो प्लेटिनम का वायर होता है, इसको आपको इंसर्ट करना है। जैसे कैथेटर के अंदर ये वायर आएगा, और इसको आपको इस तरीके से यहाँ पर कलेक्ट होने देना है। जैसे ये इंटायर एन्यूरिज्म कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये कलेक्ट हो गया, उसके बाद कैथेटर को वापस रिमूव कर देना है, और ये प्लेटिनम कॉइल्स आपका होल एन्यूरिज्म के अंदर प्लेस हो गया। इससे क्या बेनिफिट होगा, जो भी इंटायर ब्लड होगा यहाँ पर, ये इसके साथ क्लॉट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं होगा। प्लस आपका ये स्ट्रक्चर, जो आपका लेयर है, जो वॉल है आपका एन्यूरिज्म का, बहुत थिन है, ये भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और फर्दर टाइम में ये आपका एन्यूरिज्म का ग्रोथ नहीं होगा। तो ये एक प्रोसीजर कहलाता है आपका एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग। यानी इसके अंदर क्या करते हैं, न्यूरोसर्जन इंसर्ट द कैथेटर इनटू द आर्टरी। उसके बाद कहाँ से इंसर्ट कर सकता है, थ्रू द ग्रोइन और थ्रू द रिस्ट। रिस्ट से करेगा तो आपका रेडियल आर्टरी यूज करना है, एंड ग्रोइन से करेगा तो आपको फीमोरल आर्टरी यूज करना है। कैथेटर इंसर्ट करने के बाद क्या इंसर्ट करना है, आपको कॉइल है वो इंसर्ट करना है। जो कॉइल किसका बना हुआ है, प्लेटिनम का बना हुआ है। कहाँ तक ले जाना है आपको, जहां पर एंड्रोजम का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद उस कॉइल को एक स्पाइरल शेप में आपको इनसाइड द एंड्रोजम प्लेस कर देना है, जैसे अभी हमने देखा था। उसके बाद क्या होगा,
इस कॉइल को प्लेस करने के बाद प्रिवेंट ब्लड फ्लो फ्लोइंग इनटू द एन्युरिज्म, यानी आने वाले टाइम में इस एन्युरिज्म के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा और जो भी आपका ब्लड वहां पर प्रेजेंट है वो क्या होगा, कॉइल के साथ क्लॉट हो जाएगा और उसके बाद एन्युरिज्म आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग। नेक्स्ट आपको एक स्मॉल एनिमेशन वीडियो के थ्रू बताते हैं किस तरीके से आपका एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लो डाइवर्जन। फ्लो डाइवर्जन में क्या होता है, आपका स्टंट डाइवर्जन किया जाता है। जैसे आपने एंजियोप्लास्टी में जो करते हैं, स्टंट एंजियोप्लास्टी करते हैं, सेम टाइप का आपका फ्लो डाइवर्जन स्टंट डालते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, सेम आपको क्या करना है, रेडियल आर्टरी से या फीमोरल आर्टरी से कैथेटर ले जाना है, साथ में कैथेटर के ऊपर आपको स्टंट ले जाना है। ले जाने के बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपका एन्युरिज्म का फॉर्मेशन हुआ है उस मेन आर्टरी के अंदर आपको स्टंट प्लेस कर देना है। उसके बाद बैलून को डिफ्लेट करके वापस से आपको रिमूव कर लेना है। इसके अंदर क्या होगा, जो आपका एन्युरिज्म फॉर्मेशन हुआ है वहां पर आपका ब्लड फ्लो बहुत रेयर होगा और इससे आपका जल्दी ही एन्युरिज्म हील हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये आपका एन्युरिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपने स्टंट ऐसे प्लेस किया और ये आपका कॉइलिंग भी हुआ है, साथ में आपने क्या कर दिया है, स्टेंट भी कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लो डाइवर्टर स्टेंट, यानी यहाँ से आपका ब्लड आएगा और डायरेक्ट यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाएगा। मिडिल में आपका ब्लड फ्लो इस एरिया के लिए, एन्युरिज्म के एरिया के लिए फ्लो नहीं होगा। थर्ड आप देखते हैं सर्जिकल क्लिपिंग। सर्जिकल क्लिपिंग में क्या किया जाता है, जो आपके एन्युरिज्म का फॉर्मेशन हुआ है वहां पर एक क्लिप लगाई जाती है। सबसे पहले इसको देखिए, ये आपका आर्टरी है, यहाँ पर ये एन्युरिज्म का फॉर्मेशन हुआ है और ये आपका सर्जिकल क्लिप है और इसकी नेक पर, यानी एन्युरिज्म की नेक पर इसको लगा करके क्लोज कर दिया जाता है। अब फर्दर टाइम में क्या होगा, इस एन्युरिज्म के अंदर ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो नहीं होगा और धीरे धीरे ये एन्युरिज्म जो है कोलैप्स हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस प्रोसीजर के अंदर एन्युरिज्म को क्लोज करना है। इसके अंदर न्यूरोसर्जन क्या करेगा, रिमूव ए सेक्शन ऑफ योर स्कल टू एक्सेस द एन्युरिज्म, यानी इसके अंदर जो कंडीशन है वो हमको मैनुअल करना पड़ेगा, हमें किसी कैथेटर के थ्रू ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो सेरिब्रम है, ये जो आपका स्कल है, इसको ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के लिए कौन सा सर्जरी करेंगे, क्रेनेटोमी। जैसे क्रेनेटोमी करेंगे उसके बाद आपको कहां पर पहुंचना है, जहां पर एंडोजम का फॉर्मेशन हुआ है और वहां पर मैनुअली आपको क्लिपिंग कर देना है, यानी चीनी मेटल जो क्लिप है वो आपको एंडोजम की नेक पर लगा देना है। Aneurysm clipping. This surgery treats a bulge in the wall of an artery in your brain. We call this bulge an aneurysm. This surgery can stop bleeding from an aneurysm. It can also prevent the bulge from leaking or bursting in the future. To begin, you're put to sleep and your head is secured. We make an incision in your scalp. Then, a part of your skull is removed so we can reach your brain. We carefully move aside tissue to expose the aneurysm. Now it's time to clip the bulging artery.
We use a small metal clip that opens when it's squeezed, like a clothespin. We attach it to the base of the bulge, blocking the flow of blood into it. We may use more than one clip. Then, the bulge is punctured to drain it of any blood. Over time, it will shrink. The clip remains in place permanently. Finally, we put back the part of the skull that was removed and secure it. We close your bulging artery. We use a small metal clip that तो सर्जिकल क्लिपिंग में आपने देखा किस तरीके से हम सर्जिकल क्लिपिंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ रप्चर एन्युरिज्म। अगर मान लीजिए आपका एन्युरिज्म है वो रप्चर हो गया है तो उसको हम कैसे मैनेज करें। सबसे पहले हम इनिशियल स्टेबलाइजेशन करेंगे यानी इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे। इसमें पेशेंट हमारा कैसा आएगा, क्रिटिकल आएगा। तो क्रिटिकल के लिए सबसे पहले हमें एयरवे मैनेजमेंट करना है, ब्रीथिंग मैनेजमेंट करना है। अगर पेशेंट का जीसीएस लेस देन 8 है तो पेशेंट को हमें इंट्यूबेट करना पड़ सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी हमें देना है टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया, बिकॉज पेशेंट का ब्लीडिंग हुआ है जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सर्कुलेशन चेक करना है जिसके अंदर हमें ब्लड प्रेशर मैनेज करना है। और ब्लड प्रेशर आपका जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो आपका 90 और 100 mmHg के बीच में रहना चाहिए। आईवी फ्लूइड आइसोटोनिक सलाइन दे सकते हैं जिस वजह से क्या होगा, आपका मेंटेन सेरिब्रल परफ्यूजन, यानी प्रॉपर आपके टिश्यू के लिए प्रॉपर आपका ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई होने लगेगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए जैसे मान लीजिए आपका टारगेट रहना चाहिए कि लेस देन 140 mmHg आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए, उससे आपका ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप निकार्डिपिन और लेबिटोलॉल मेडिसिन दे सकते हैं। पेन एंड एंजाइटी मैनेजमेंट के लिए आईवी एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एसिटामिनोफेन एंड ओपियोइड दे सकते हैं। अगर पेशेंट ज्यादा इरिटेट हो रहा है तो आप सेडेशन के लिए प्रोपोफॉल यूज कर सकते हैं। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी इन केसेस में। सबसे पहले आपका पेशेंट है, इमरजेंसी केयर इनिशियल स्टेबलाइजेशन करना है, पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन देना है, बॉडी पोजीशनिंग देना है, आईवी फ्लूइड देना है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर मैनेज करना है। न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग करना है, पेशेंट की कंडीशन देखना है कि कोई पैरालिसिस तो नहीं हुआ है, हेमीप्लेजिया तो नहीं हुआ है, मोनोप्लेजिया पैराप्लेजिया तो नहीं हुआ है। पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सीजर्स के लिए करना है, यानी इट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स। कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, पोस्ट सर्जिकल एंड पोस्ट एंडोवेस्कुलर केयर प्रोवाइड करना है, पेशेंट के फैमिली को एजुकेट करना है। इमरजेंसी केयर इनिशियल स्टेबलाइजेशन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एयरवे मैनेजमेंट, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, monitor vital signs, administer oxygen with the 100% oxygen, prepare for intubation if the needed, and establish IV access, यानी आपको कैनुला डालना है और फ्लूइड स्टार्ट करना है। न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग में आपको क्या करना है, लेवल ऑफ अल्टरनेस देखना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करना है। जनरली क्या होता है आपका 7 to 15 mmHg रहता है, वो आपको चेक करना है कि 15 से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इससे क्या हो सकता है, आपको हेडेक, वॉमिटिंग, ब्लर विजन, अल्टर मेंटल स्टेटस आपको देखने को मिल सकता है। परफॉर्म न्यूरोलॉजिकल चेक फ्रीक्वेंटली, जिससे क्या होगा, आपको पीपल रिएक्शन चेक करना है, मोटर रेस्पॉन्स, सेंसरी रेस्पॉन्स एंड ओरिएंटेशन स्टेटस आपको चेक करना है। ये सारे स्टेटस चेक करने के लिए आप जीसीएस स्केल यानी ग्रॉस्को कॉमा स्केल आप चेक कर सकते हैं। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है किसी पेशेंट के अंदर तो उसको आपको मैनेज करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन यूज कर सकते हैं। निमोडिपिन 60 mg एवरी 4 आवर्स में दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका सेरिब्रल वैसोस्पाज्म नहीं होगा। एडमिनिस्टर पेन रिलीवर्स, ओपियोइड्स एंड एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। एंटीलेप्टिक ड्रग्स, अगर किसी को सीजर्स के केसेस आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, उस केसेस में हम फेनिटॉन, लेवेट्रासिटम दे सकते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो हुआ है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए आप मैनिट्रॉल दे सकते हैं एंड हाइपरटोनिक सलाइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मॉनिटर साइन ऑफ रीब्लीडिंग, आपका रीब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको मॉनिटर करना है। सीवियर हेडेक चेक करना है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये चेक करना है। डीवीटी चेक करना है, कहीं डीप वेन थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है,
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो डीप वेन है यानी आपकी थाई है, आपके जो लेग है, वहां पर आप कंप्रेशन स्टॉकिंग डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। मेंटेन हेड एलिवेशन, हेड को आपको 30 डिग्री एलिवेट करके रखना है, सेमी पोलर थोड़ा सा पोजीशन मेंटेन करके रखना है। इससे क्या होगा, आपका आईसीपी जो है रिड्यूस हो जाएगा, यानी ब्लड जो ब्रेन के लिए फ्लो हो रहा है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। एंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, प्रॉपर हाइड्रेशन देना है, पेशेंट को न्यूट्रिशन देना है। इसके लिए आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज कर सकते हैं अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है। मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके लिए आप फ्लूइड दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया आपका प्रिवेंट हो जाएगा। पोस्ट सर्जिकल और पोस्ट एंडोवेस्कुलर केयर में क्या क्या करना है आपको, कॉइलिंग हुआ है आपको या क्लिपिंग हुआ है तो कोई साइन ऑफ स्ट्रोक का तो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आपने क्लिपिंग कर दिया और किसी पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है और ब्रेन का टिश्यू जो है डेथ हो रहा है, तो ये आपको साइन ऑफ स्ट्रोक चेक करना है। केयर ऑफ सर्जिकल साइट, इफ सर्जिकल क्लिपिंग अगर हुआ है तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। एंड ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, जहां पर आपने क्लिपिंग कर दिया, ज्यादा अगर टाइट क्लिपिंग कर दिया तो एन्यूरिज्म कंप्लीटली आपका कट ऑफ हो जाता है, वहां से ब्लीडिंग कंटिन्यू स्टार्ट होने लग जाती है। तो ये केसेस में क्या कर सकते हैं, क्लिपिंग के टाइम पे हम मल्टीपल क्लिपिंग का भी यूज कर सकते हैं। एंड पेशेंट एंड फैमिली को क्या करना है, एजुकेट करना है, आपको एक्सप्लेन करना है क्या कंडीशन है पेशेंट का, क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या स्टेटस है पेशेंट का, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना है। एंकरेज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, पेशेंट की फैमिली को बताना है कि पेशेंट का ये जो कंडीशन है आपका किस वजह से ये कंडीशन हो रहा है, तो आपको स्मोकिंग क्विट करना पड़ेगा, अल्कोहल क्विट करना पड़ेगा, हाई फैटी डाइट जो ले रहे हैं वो आपको डाइट स्टॉप करना पड़ेगा, सोडियम डाइट जो ले रहे हैं वो आपको कम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्म करना है। एंड प्रीफर फॉर लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन, पेशेंट से डिस्कस करना है, पेशेंट की फैमिली से डिस्कशन करना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए फिजियोथेरेपी का नीड होगा, स्पीच थेरेपी का नीड होगा, वो आपको सारी चीजें डिस्कस करना है। एंड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली मेंबर्स को एंजाइटी डिप्रेशन से कोप करने के लिए आपको प्रोवाइड करना है। जनरली क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, रीब्लीडिंग, यानी एक बार ब्लीडिंग हुआ था, आपने क्लिपिंग कर दिया, टाइट क्लिपिंग कर दिया, एंड्रोजन आपका कट हो गया, इसकी वजह से आपका कंटिन्यूस ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जनरली आपका 7 to 15 mmHg है, वो आपका 20, 25, 30 तक आपको देखने को मिल सकता है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन के टिश्यू जो है कंप्रेशन होंगे और डिफरेंट टाइप के न्यूरोलॉजी का सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। सीजर्स का कंडीशन देख सकते हैं, स्ट्रोक का कंडीशन देख सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस ड्यू टू इमोबिलिटी, यानी पेशेंट को अगर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जनरली ऐसे पेशेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए बेड रिडन रहते हैं, पेशेंट के पैरों का मूवमेंट नहीं हो पाता है और जनरली आपने देखा होगा अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर लॉन्ग टाइम के लिए है, काफी टाइम से है, तो उस केसेस में क्या करते हैं, पैरों में स्टॉकिंग लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जीबीटी के चांसेस जो होते हैं वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं। एंड इन्फेक्शन से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन जो है इन्फेक्शन आपका हो सकता है। तो ये आज हमने डिस्कशन किया सेरिब्रल एन्यूरिज्म के बारे में। तो जनरली आपके 3 टाइप के एन्यूरिज्म होते हैं। सेकुलर एन्यूरिज्म जो जनरली आपके एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, पर्टिकुलर वन वे डायरेक्शन में होता है। फ्यूजिफॉर्म जो आपका इंटायर आर्टरीज के अंदर होता है। एंड थर्ड आपका डिसेक्टिंग, जब आपका फॉल्स ल्यूमन फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द टीयरिंग ऑफ द आर्टरीज, तब आपका डिफरेंट डायरेक्शन में आपका ब्लड फ्लो होने लग जाता है बिटवीन द ट्यूनिका एक्सटर्न और ट्यूनिका मीडिया के बीच में, तब आपका डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होता है। तो ये कंप्लीटली आज हमने एल्गोरिथम का डिस्कशन किया। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। सी यू सून, थैंक यू।